स्वागत है आप सबों का प्रेरणा आईएएस में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो इल्तुतमिश के बाद की जो अवस्था है, जो शासक गद्दी पर आसीन होते हैं, जो सुल्तान नए बनते हैं, उनके संदर्भ में आज हम लोग पूरी तरह जानेंगे कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में किन सुल्तानों का आगमन होता है, वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या थी और घटनाएं क्या थी, उन्हें संक्षिप्त रूप से आज हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मालूम है कि 1236 में 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की जब मौत होती है तो मौत से पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि उनके मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र रजिया होंगे। जैसा कि मालूम है कि रजिया की घोषणा तो उसने की, लेकिन जब इल्तुतमिश की मौत होती है तो तुर्क सरदारों ने एक महिला के द्वारा शासन संचालित किया जाना, वो अपने आप को इसमें अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि एक महिला, एक स्त्री कैसे शासन को संचालित कर सकती है। इसलिए तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र कर इल्तुतमिश के ही एक अन्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर आसीन किया। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर आसीन करते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर आसीन होते हैं तो उस वक्त इनकी माता थी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इन्होंने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। ये एक अत्याचारी महिला थी। कहा जाता है कि इनमें क्रूरता कूट कूट कर भरी थी। पूरी शक्ति को इन्होंने अपने हाथों में केंद्रित करके अपने पुत्र के शासन तो पुत्र संभाल रहे हैं, किंतु संपूर्ण शासन की जो उसमें जो आदेश जो भी कुछ करना था वो खुद शाह तुर्कान कर रही थी। अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना इसने आरंभ किया। इनके अत्याचारों से, इनके शासन प्रबंध से जनता त्राही त्राही करने लगी थी। कुछ ही दिनों के अंदर समस्त क्षेत्रों में, कह सकते हैं कि संपूर्ण राज्य में जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित भूक्षेत्र थे, वहां पर इनके खिलाफ असंतोष व्याप्त होने लगा था। व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त होने के कारण कई क्षेत्रों में विद्रोह भी आरंभ हो चुके थे, जिनमें प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करूं तो उनमें लाहौर, मुल्तान, हांसी, बदायूं, ये कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर इनके खिलाफ विद्रोह भड़कने लगे थे। इन्हीं हालात में, इन्हीं परिस्थितियों में रुकनुद्दीन फिरोज को इन विरोधियों को दबाने के लिए राजधानी से बाहर निकलना पड़ता है। इसके पश्चात जो गतिविधियां होती हैं, आइए संक्षिप्त रूप में उसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिरोज जब गद्दी पर आसीन होते हैं तो ये और इनकी माता शाह तुर्कान के शासन के दौरान राज्य में अत्याचार का आलम काफ़ी बढ़ जाता है। चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है। जनता त्राही त्राही करने लगती है इनके अत्याचारों से। परिणाम ये हुआ कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह आरंभ हो गया। ऐसे ही विद्रोहों को दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज राज्य की राजधानी यानी दिल्ली से वे बाहर निकलते हैं तो इसी अवसर का फायदा रजिया ने उठाया और वे जनता के बीच पहुंचकर लोगों से आह्वान किया कि आप मुझे मौका दें और आपको अव्यवस्था से मैं मुक्ति दिलाऊंगी। सुख शांति का पूरा वातावरण मैं कायम करूंगी, आप मुझे मौका दें। जनता ने रजिया की बातों को हाथों हाथ लिया। यहां पर यह ध्यान रखें कि रजिया लाल वस्त्र धारण कर जनता के बीच पहुंची थी। उस वक्त लाल वस्त्र न्याय की मांग का प्रतीक माना जाता था। तो रजिया ने जनता के बीच जाकर यह अनुरोध किया था और जनता ने उसके अनुरोध को स्वीकार किया। जनता के सहयोग से अब ये जनता ही दरबार में पहुंचकर शाह तुर्कान को बंदी बना लेते हैं और रजिया को सुल्तान घोषित कर दी जाती है। अब रजिया जब सुल्तान बनती है तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि रजिया को गद्दी पर आसीन किया था दिल्ली की आम जनता ने। बड़े तुर्क अधिकारियों या धर्माधिकारियों ने उन्हें गद्दी पर आसीन नहीं किया था। इसलिए रजिया के सामने एक चुनौती अवश्य मौजूद थी कि इन बड़े अधिकारियों के साथ कैसे निपटा जाए। इसी बीच चूंकि जनता रजिया के साथ थी, जब रुकनुद्दीन फिरोज को यह जानकारी मिली कि रजिया को गद्दी पर बिठाकर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया है तो वो फौरन दिल्ली की ओर वापस लौटा। लेकिन जनता पहले से तैयार थी
रुकनुद्दीन फिरोज को भी कैद कर लिया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। शाह तुर्कान की भी बाद में हत्या कर दी गई थी। तो अब रजिया सुल्तान के रूप में गद्दी पर आसीन होती हैं और इस तरह से देखते हैं कि 1236 में रजिया भी गद्दी पर आसीन हो जाती हैं। रजिया के पूरे पीरियड को देखें तो 1236 से 1240 उनका पीरियड कही जाती है, लेकिन पूरा जो उनका कार्यकाल था वो 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन का पीरियड था रजिया का। रजिया जब गद्दी पर आसीन हुई तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जनता इसे स्वीकार तो कर रही थी, लेकिन बाकी तुर्क अधिकारी जो अमीर थे वो भी रजिया को सुल्तान के रूप में स्वीकार करें। तो इसने जो काम अब आरंभ किया, सबसे पहले उसने, चूंकि वो औरत थी, एक महिला थी, उसने महिलाओं के वस्त्र का त्याग किया, पर्दा का त्याग किया और पुरुषों के समान वस्त्र धारण कर राज दरबार में आना आरंभ की। उसने 2 चीज़ों को पहनना आरंभ किया, इसकी चर्चा यहाँ पर है, वो है कुबा और कुलाह। कुबा का तात्पर्य है कोट और कुल्हा का तात्पर्य टोपी। ये 2 चीजें धारण कर वो दरबार में आना आरंभ कर दी। और अब उसने जो निर्णय लिया वो उसी प्रकार के निर्णय थे जो एक पुरुष सुल्तान लिया करता था। अब वे भी शिकार पर जाना आरंभ कर दी थी, वे भी घुड़सवारी करना आरंभ कर दी थी, यानी वो दिखलाना चाहती थी कि वो पूरी तरह सुल्तान के योग्य हैं, वो शासन करने के योग्य हैं। अब समस्या ये थी कि जो बड़े तुर्क अधिकारी थे उसे नियंत्रण में कैसे लाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय 2 बड़े अक्तादार, पहला इख्तियारुद्दीन एतगिन और दूसरा इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, ये बड़े अक्तादार थे जो इल्तुतमिश के समय से ही मौजूद थे। इनका प्रबल विरोध आरंभ हुआ था। रजिया अपने मनोनुकूल जो उनके विश्वास पात्र लोग थे उन्हें वे चुन चुन कर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कर रही थी। और ऐसे में ही एक अबिसीनियाई नागरिक जिसका नाम है मलिक जमालुद्दीन याकूत, ये मूल रूप से अबिसीनिया का रहने वाला था। अबिसीनिया वर्तमान में इथियोपिया है जो अफ्रीका में मौजूद है। अगर अफ्रीका का हॉर्न देखेंगे तो वहीं पर इथियोपिया मौजूद है और इसी का प्राचीन नाम अबिसीनिया था। और वहीं का वो निवासी है मलिक जमालुद्दीन याकूत जो एक निग्रो यानी हबसी था। अब सुल्तान यानी रजिया के प्रति इसका लगाव और रजिया का इसके प्रति लगाव लगातार बढ़ती जा रही थी, जो तुर्क अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। विशेष रूप से चालीसा, जैसा कि मालूम है कि चालीसा जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, सभी प्रमुख पदों पर चालीसा के लोगों को ही बहाल की जाती थी। लेकिन इस वक्त अमीर ए आखुर यानी घुड़सवार दस्ता का प्रधान बनाया गया था एक ऐसे व्यक्ति को जो तुर्क नहीं था, वो एक हबसी था, अफ्रीकन निग्रो था और उसकी रजिया के साथ निकटता लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यानी रजिया के खिलाफ लगातार अब विरोध के स्वर उठने आरंभ हो चुके थे। रजिया ने बेहद बहादुरी के साथ इन सभी विरोधों का सामना किया था। यह ध्यान रहे कि रजिया के संबंध में जो बातें कही जाती हैं कि दुर्भाग्य था कि वो एक महिला थी। अगर वो पुरुष होती तो संभवतः भारतीय इतिहास के महान शासकों में उसकी गिनती हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही काबिल और योग्य महिला थी। अब यह ध्यान रहे कि 2 महत्वपूर्ण जो तुर्क अधिकारी थे वो इख्तियारुद्दीन एतगिन और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, इन दोनों का प्रबल विरोध रजिया के विरुद्ध हुआ था। सबसे पहले उन्होंने रणनीति अपनाई कि इन्हें अपने पास या अपने गुट में मिला लिए जाए। तो रजिया ने एतगिन को अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया था और उसे बदायूं का अक्तादार यानी बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया ताकि वे उसका विरोध ना करें। दूसरी ओर अल्तुनिया को सबसे पहले बरन जो उत्तर प्रदेश में बुलंद शहर है उसे कहा जाता था और उसके पश्चात तबरहिंद जो भटिंडा पंजाब में है वहां का अक्तादार यानी प्रांतपति गवर्नर इससे नियुक्त किया। तो 2 प्रमुख अधिकारियों का नाम याद रखें, इख्तियारुद्दीन दोनों के नाम है, बट एक एतगिन है और दूसरा अल्तुनिया है। एतगिन बदायूं का अक्तादार या सूबेदार या गवर्नर कह सकते हैं, तो दूसरी ओर अल्तुनिया को पहले बरन एंड देन तबरहिंद यानी भटिंडा का वो सूबेदार था। इन दोनों का विरोध सबसे अधिक प्रबल था। अब यहां पर देखने योग्य बात है कि सबसे वफादार अगर रजिया का कोई था तो मलिक जमालुद्दीन याकूत था। अब इसी को लेकर के रजिया की बराबर आलोचना की जाती थी और तुर्क सरदार खासकर चालीसा के लोग रजिया को नापसंद करने लगे थे। स्वाभाविक है कि ऐसे ही हालात में रजिया के खिलाफ विद्रोह
होना आरंभ हो चुका था। और विद्रोह की जो शुरुआत अगर हम लोग कहें, जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह है उसमें एतगीन और अल्तूनिया, इसके विद्रोह को हमें ध्यान में रखना है। और सबसे जो प्रबल विरोध अल्तूनिया ने किया, जबकि अल्तूनिया को दो इलाके का अक्तादार या प्रांतपति रजिया ने नियुक्त किया था, और सबसे प्रबल विरोध इसी ने आरंभ किया। अप्रैल 1240 में अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए ही रजिया राजधानी दिल्ली से बाहर निकली थी। उनका साथ मलिक जमालुद्दीन याकूत दे रहे थे। मौका पाकर एतगीन और अन्य तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। यह एक ऐसा क्षण था रजिया के लिए जो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या निर्णय ले। मौका पाकर रजिया ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने अल्तूनिया से समझौता ही कर लेने का तय किया, क्योंकि अब याकूत मारा जा चुका था। अल्तूनिया को उसने विवाह का ऑफर किया। अल्तूनिया के साथ रजिया ने विवाह किया और फिर से अपनी गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया। ध्यान रहे, अब अल्तूनिया से जब विवाह उसने की तो शक्ति प्राप्त करना, यानी फिर से सुल्तान का पद प्राप्त करना उसकी आकांक्षा बन गई थी रजिया की। लेकिन रजिया के ही भाई थे मुइजुद्दीन बहरामशाह, जो अगले सुल्तान बनते हैं। वो चालीसा के हाथों की कठपुतली बन चुके थे और वो भी सुल्तान बनना चाहता था। परिणाम सामने है कि मुइजुद्दीन बहरामशाह ने 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल, जो हरियाणा में है, कैथल के निकट ही रजिया और अल्तूनिया की हत्या करवा दी थी। अब ध्यान रहे कि रजिया का पीरियड 40 में समाप्त हो जा रहा है, और ये जो षड्यंत्र चालीसा के तुर्क सरदारों ने और उसी के भाई मुइजुद्दीन बहरामशाह ने मिलकर रची थी। अब गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरामशाह गद्दी पर आसीन होते हैं, और इनका पीरियड भी अधिक दिनों तक नहीं चलता है, मात्र 2 वर्षों तक, 1240 से 1242 ईस्वी तक। इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसे ध्यान में रखना है, क्योंकि चालीसा अब इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि कौन गद्दी पर आसीन होगा कौन नहीं, अब यह निर्णय चालीसा के लोग कर रहे थे। यानी बड़े तुर्क सरदार, जो तुर्क अमीर चालीसा के मेंबर थे, वही कर रहे थे। इस समय बलबन भी चालीसा का एक अंग था, भाग था, यानी उसका सदस्य था। इस समय जो एक पद का सृजन किया गया, वो ध्यान में रखना है कि मुइजुद्दीन बहरामशाह के समय एक पद का सृजन या स्थापना की गई, वो था नायब-ए-मुमलकत, यानी एक संरक्षक का पद था। और खुद चालीसा अब सुल्तान का संरक्षक बन जाता है, यानी सारे अधिकारों का स्वामी अब चालीसा के लोग हो जाते हैं और सुल्तान कठपुतली हो जाता है। अब जो चालीसा कहेंगे सुल्तान को मानना है। परिणाम सामने है, 2 वर्षों के अंदर ही बहरामशाह की भी हत्या कर दी जाती है, और अगले सुल्तान के रूप में अब अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर आसीन होते हैं। अब ध्यान रहे कि इस समय तक आते आते चालीसा और उसका सदस्य बलबन काफी शक्तिशाली हो चुका था, और बलबन के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही थी। अब बलबन चूंकि चालीसा का मेंबर था, और ये जो पीरियड है इसका, यानी इसके वक्त का, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह का, बलबन ने इस समय अपनी स्थिति अत्यधिक मजबूत बना ली, काफ़ी शक्ति उसने बटोर ली थी। अब वो सुल्तान का मुख्य सलाहकार बन गया था। इस समय ध्यान रहे कि बलबन सुल्तान, यानी किसका, अलाउद्दीन मसूद शाह का मुख्य सलाहकार बन गया, यानी सारी शक्ति अब इसके हाथों में आ चुकी थी। तुर्क सरदारों का वो पूरी तरह नेता बन चुका था, और इस समय हम कह सकते हैं कि बलबन का जो पीरियड है वो उसके शक्ति निर्माण का काल था। शासक कौन है, याद रखिएगा ये नाम, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब होती क्या है, जो घटनाएं हैं, 4 वर्ष 1 माह के शासनकाल के बाद 10 जून 1246 ईस्वी वो समय है जब इन्हें कारागार में डाल दिया गया, और बाद में कारागार में ही उसकी मौत हो जाती है। और अगले शासक जो अब गद्दी पर आसीन होते हैं वो है नासिरुद्दीन महमूद। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस शांतिपूर्ण ढंग से एक शासक को हटाकर इसे गद्दी पर आसीन किया गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सुल्तान के पास अब कोई शक्ति नहीं थी। जो कुछ था वो चालीसा था, और चालीसा के सदस्य के रूप में बलबन के पास सभी शक्तियां मौजूद थी। ध्यान दें,
1236 से 1246 यानी 10 वर्षों के अंदर सल्तनत के 4 सुल्तानों को गद्दी पर आसीन किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और यह इस नए सुल्तान के लिए एक चेतावनी थी कि अब जो भी काम करे वो चालीसा को विश्वास में लेकर ही करे। स्वाभाविक था कि नासिरुद्दीन महमूद भी इस चीज को समझ रहा था, देख रहा था। उसने भी इसी में समझदारी समझी कि संपूर्ण शक्ति उसने चालीसा को सुपुर्द कर दिया। वो नाम मात्र का सुल्तान बना रहा। इनके संदर्भ में कही जाती है कि ये चालीसा के सदस्यों की सहमति से ही कुछ कर पाता था। जब उसे खाना हो, पीना हो, सोना हो तो हर चीज के लिए उसे चालीसा से अनुमति लेनी पड़ती थी। यहां तक कि कुछ बोलने से पहले भी चालीसा से अनुमति लेते थे, तभी वो कुछ बोल सकते थे। परिणाम सामने था कि ये बलबन और उनका जो गुट चालीसा काफी प्रबल हो चुका था इस समय तक आते आते। आगे हम लोग देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह किया। अब ये दामाद हो जाते हैं बलबन के। और बाद में नासिरुद्दीन महमूद की जब मौत होती है वो पीरियड 1266 है। 20 वर्षों तक ये शासक मौजूद होते हैं, सुल्तान के रूप में रहते हैं, लेकिन इस समय सारी शक्तियां बलबन के हाथों में रहती है। बाद में इनकी मौत के बाद जब बलबन गद्दी पर आसीन होते हैं 1266 में, देन बलबन का पीरियड भी 20 वर्षों का है। इसलिए कही जाती है कि बलबन ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। 20 वर्ष तक एक वजीर यानी सुल्तान के संरक्षक के रूप में जो नायब था उस पद पर आसीन होकर, और अगला 20 वर्ष खुद सुल्तान बनकर। ओके गाइस, इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि बलबन ने कैसे अपने शासन सत्ता को संभाला, कैसे उसने आगे बढ़ाया। संपूर्ण जानकारी बलबन के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।